लाख टके की बात में आज बात होगी ऑपरेशन कालनेमी के तहत जारी एक्शन की, जिसमें आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। और उसके बाद आपको बताएंगे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर जारी सियासी जंग की, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही बात करेंगे अवैध धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। एक खुलासा नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से जुड़ा हुआ है। और फिर जानेंगे उत्तराखंड पंचायत चुनाव में फिर से पेंच फंस गया है, क्या ये नया मामला? आगे आपको बताएंगे। अब खबरें देखते हैं विस्तार के साथ। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। यूपी एटीएस के रिमांड में छांगुर बाबा से पूछताछ जारी है। तो दूसरी ओर इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट को देखिए। बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कभी अंगूठी और नग बेचा करता था, वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। यूपी एटीएस का छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच के साथ एक्शन भी लगातार जारी है। दोनों 7 दिन की एटीएस रिमांड में हैं। एटीएस उनकी विदेशी फंडिंग, हनी ट्रैप गैंग और डेमोग्राफिक चेंज की साजिश की गहराई से जांच कर रही है। ईडी भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर चुकी है। वहीं अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। यूपी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों ने छांगुर बाबा जैसे लोगों को संरक्षण दिया, जिससे ऐसे रैकेट को फलने फूलने में मदद मिली। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस देश में एक तुष्टीकरण का एक परिणाम है, जो तुष्टीकरण है कि एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए भारत में तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्र को किनारे करके खाली राजनीति करते हैं और राजनीति में ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, ऐसे लोगों को जो बढ़ावा देते हैं, उनका मनोबल करते हैं कि आप करते हैं। तो ये पिछली सरकारों के या तमाम राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण का परिणाम है कि छांगुर बाबा जैसे लोग आज पूरे देश में पूरे और विश्व से संपर्क करके इस्लामिक देशों से भारत ये हो गया है। एक समय धोखा खा गए कि तलवार के बदौलत मुगलों को लोगों ने अपना अभिभावक मान लिया। मेरा ISI से कनेक्शन था जो नेपाल के थ्रू जुड़ रहा है, या पिछले 11 साल से वो 2 दर्जन से ज्यादा देशों से अवैध रूप से पैसा मंगा रहा है। तो कहां सो रही थी भारत की भारतीय जनता पार्टी सरकार? न वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिफाजत कर पाई, कहां गया नोटबंदी? कैसे ये पैसा आता रहा और कैसे अवैध पैसा यहां लाया जाता रहा? मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊं कि भाजपा के संरक्षण में सब कुछ होता रहा तो गलत नहीं। फिलहाल छांगुर का ये मामला न केवल कानूनी बल्कि सियासी और सामाजिक विवाद को जन्म दे रहा है, जहां एक तरफ यूपी एटीएस और ईडी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी दल इस मुद्दे को अपनी अपनी तरह से भुनाने में जुटे हैं। बीजेपी जहां इसे तुष्टीकरण के खिलाफ अपनी सख्त नीति का सबूत बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी करार दे रही है। इस मामले में आगे क्या खुलासे होंगे और सियासत का ये रंग कितना गहरा होगा, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी एटीएस जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी राजदार नसरीन से लगातार पूछताछ कर रही है। वैसे तो यूपी धर्मांतरण केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा की सबसे करीबी माने जाने वाली नीतू रोहरा उर्फ नसरीन पर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आतंकी फैक्ट्री चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के साथ साथ जांच में तमाम कई नई चीजें सामने आ रही हैं।
नीतू ने बनाई नींव, छांगुर ने बनाया किला। जलालुद्दीन की साथी ने उगले कई राज। धर्मांतरण के धंधे से बनाया आतंकी ट्रेनिंग कैंप। बलरामपुर के धर्मांतरण केस में सबसे बड़ा खुलासा, आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की सबसे करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन वो मोहरा है जिसकी बुनियाद पर जलालुद्दीन ने पहले धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया और बाद में अपने अड्डे को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया। नसरीन बन चुकी नीतू रोहरा के अकाउंट से 14 करोड़ रुपए मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से मिले पैसों से ही बलरामपुर में छांगुर का अड्डा तैयार हुआ। बलरामपुर में नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम से एक शोरूम भी है। बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन के ही पैसे से शुरुआती दौर में छांगुर पीर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी बनवाई थी और इसी बलरामपुर के उतरौला में बनी आलीशान कोठी में धर्मांतरण नेटवर्क की नींव रखी गई। एटीएस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को लेकर कोठी पर भी पहुंची थी। यहां पर दोनों से पूछताछ की गई थी। नसरीन और उसके पति ने फर्जी संस्थाएं बनाई और गल्फ कंट्रीज से फंड हासिल किया जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हुआ। आसफी इंटरप्राइजेस, आसफी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन बुटीक और आसिफिया हुसैन सेंटर जैसे ट्रस्टों के जरिए फंड विदेश से भारत लाया जाता था। अब सवाल है कि आखिर नसरीन बाबा की इतनी करीबी कैसे बनी और क्यों उसने अपना नाम, मजहब और जिंदगी बदल दी? जवाब वही है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने नसरीन को अंगूठियां दी, झाड़ फूक की और उसका काम बन गया। बस क्या, उसने अपनी ही नहीं अपने परिवार की भी पूरी जिंदगी छांगुर के नाम कर दी। नीतू उर्फ नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली थी, लेकिन वह अपने पति के साथ मुंबई में रह रही थी। प्रेगनेंसी को लेकर उसको कुछ समस्याएं थीं, तभी उसे किसी ने छांगुर बाबा से मिलवाया और कहा कि ये पीर बाबा हैं। नीतू उर्फ नसरीन इतना ज्यादा छांगुर बाबा से प्रभावित हुई कि उसने अपने पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन से छांगुर बाबा की मुलाकात कराई। करीब 10 साल पहले 16 नवंबर 2015 को जलालुद्दीन के कहने पर नीतू रोहरा, नवीन रोहरा और उनकी बेटी ने दुबई में जाकर धर्मांतरण किया और इस्लाम कबूल कर लिया। नीतू नसरीन बन गई, नवीन जमालुद्दीन बन गए और उनकी बेटी सामले बन गई सबीहा। इस बीच नसरीन और छांगुर बाबा की नजदीकियां बढ़ती रहीं। दोनों साथ मिलकर लगातार हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने लगे और बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा आतंक का अड्डा बन गया। सनातन धर्म की आड़ में ठगी और आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वालों पर अब शिकंजा कसा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। और देहरादून, हरिद्वार साथ ही उधम सिंह नगर में अब तक 203 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का गवाह बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने विशेष टीमें गठित की हैं, जो शहरों से लेकर गांवों तक साधु वेशधारियों का सत्यापन कर रही हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि ये अभियान सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि आस्था और सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प है। कदम बेस बनाकर अपना मूल बेस बदलकर, नाम बदलकर लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो बहरूपियों की तरह धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा और ये कहीं पर ऐसे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है, जिसमें देहरादून से 82, उधम सिंह नगर से 66 और हरिद्वार से
55 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई लोग बिना किसी धार्मिक ज्ञान के साधु का भेष धरकर लोगों को तंत्र मंत्र, चमत्कार और समस्याओं के समाधान का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। मंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी ऐसे बहरूपियों के विरुद्ध चलाया गया है जो एक धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के पाखंड को करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर इसमें हरिद्वार पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। करीब 50 से ऊपर लोग हम लोगों ने ऐसे चिन्हित किए हैं जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे थे, निशाना बनाकर मानसिक और वित्तीय शोषण कर रहे थे। कुछ समय पूर्व ही उधम सिंह नगर जनपद में कुछ पीर और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिन पर बलात्कार और अनहोनी होने के नाम पर जबरदस्ती धन लेने का आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मेरा आम जन से यह आग्रह है कि ऐसे किसी भी पीर फकीर के बहकावे में या भ्रमित करने में ना फंसें और यदि इस प्रकार के किसी ढोंगी पीर फकीर की जानकारी आपको प्राप्त होती है तो तत्काल इसकी सूचना निकटवर्ती थाने या पुलिस चौकी में अवश्य दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और ऐसे अपराधी जो पीड़ित और दुखी व्यक्ति को धर्म की आड़ में शोषण करते हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। कांवड़ यात्रा और चार धाम यात्रा जैसे पवित्र आयोजनों के बीच ये अभियान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध माहौल देने का वादा करता है। पुलिस और प्रशासन की सख्ती से फर्जी बाबाओं में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। इसके साथ ही सोमवार को प्रस्तावित चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया पर भी सस्पेंस गहरा गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 23 जून से शुरू हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई है। पहले नियमावली पर कोर्ट की रोक लगी और राज्य के इतिहास में पहली बार चुनाव प्रक्रिया बीच में रोकनी पड़ी। 3 दिन बाद स्टे हटा तो प्रक्रिया दोबारा शुरू तो हुई, लेकिन अब एक और कानूनी पेंच ने हालात जटिल बना दिए हैं। इस बार मामला उन वोटर्स को लेकर है जिनके नाम 2-2 निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। आयोग ने ऐसे लोगों को मतदान और चुनाव लड़ने के लिए वैध माना था, लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए दोहरी लिस्ट वाले मतदाताओं को अमान्य करार दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होगा? आयोग खुद असमंजस में है। उसका कहना है कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो स्पष्टीकरण के लिए फिर से कोर्ट की शरण में गया है। ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के क्रम में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो वर्तमान में चुनाव की कार्रवाई जो चल रही थी, निर्वाचन की कार्रवाई जो चल रही थी, उस पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसको जो है क्लैरिफाई करने के लिए जो है हमने अपने अधिवक्ता को कहा है। यानी जब तक कोर्ट से पूरी स्पष्टता नहीं मिलती तब तक सोमवार से शुरू होने वाला चुनाव चिन्ह आवंटन अधर में लटका रहेगा। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और जानबूझकर ऐसे आदेश निकाल रहा है जिससे चुनाव में अड़चनें पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, उनकी सरकार के नेतृत्व में, उनकी सरकार के दबाव में आयोग ऐसा फैसला कर रहा है। तो इसलिए ये दबाव में जिलों से कैसी कैसी खबरें आ रही हैं आप देख रहे हैं। हमारी पार्टी के लोगों का, विपक्ष के जितने भी लोग पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं उनके नामांकन निरस्त किए जा रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के नामांकन को बचाने के लिए उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव में हारती है या हार की ओर आगे बढ़ती है तब तब वो कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है, कभी माननीय न्यायालयों पर आरोप लगाती है। पॉलिटिकल पार्टियों पर आरोप लगाना तो उनके लिए एक आम बात हो गई है। तो तस्वीर अब साफ है कि सोमवार को शुरू होने वाली चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी। नतीजा ये है कि न प्रत्याशियों को राहत है, न मतदाताओं को और कोई जवाब मिला है। जिनके नाम 2-2 वोटर लिस्ट में हैं, वो दुविधा में हैं और पूरा चुनावी माहौल अब एक भ्रम की स्थिति में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आईएसएस पर उनकी फेयरवेल पार्टी भी रखी गई, जहां पर शुभांशु ने नासा, एक्सियोम और साथ ही इसरो का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास और गर्व से भरा हुआ है। अपने देश और देशवासियों को शुक्रिया कहते हुए शुभांशु ने अपनी स्पेस जर्नी को जादुई पल बताया। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर लौट रहे हैं। शुभांशु कल अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होंगे। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जुलाई के महीने में आधे हिंदुस्तान में मानसून ने कहर ढा रखा है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे हालात खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचाया है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसक रही हैं, तो वहीं मैदानों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ललितपुर में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश के कारण कई बांधों में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 9 बड़े बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। रोहिणी, उटारी, जमडार के बांधों से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और हर हालत पर कड़ी नजर रखे हुए है। स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें और अफवाहों से बचें। अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जल्द ही राजघाट, माता टीला और गोविंद सागर जैसे बड़े बांधों के गेट भी खोलकर पानी की निकासी की जा सकती है, जिससे झांसी, जालौर, हमीरपुर के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। सैलाब ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इससे पहले चित्रकूट में इस कदर के हालात 22 साल पहले देखने को मिले थे। चित्रकूट के रामघाट, भरतघाट समेत सभी घाट बाढ़ में डूब गए हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से बड़ी संख्या में लोगों की बाढ़ से जान बचाई गई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन गई है। छतरपुर में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हालात इस कदर बदतर हो गए कि अंडरपास को पार करते समय एक बस पानी में फंस गई, जिसके कारण बस में सवार यात्रियों की जान अटक गई, क्योंकि अंडरपास पर कई फीट पानी भरा हुआ था। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके लोगों को बचाया गया। झांसी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मार रहे हैं। भारी बारिश के कारण मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के हरपुरा गांव में सिजार नदी पर बना पुलिया पानी की जद में आ गया। एक कार उसे पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार नदी में जाने लगी। इससे कार सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए नदी में फंसी कार को बाहर निकालने की कोशिश की और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हरिद्वार में गंगा घाटों पर 2 कांवड़िए पानी के बहाव में बहने लगे, जिस पर गंगा घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने बोट और लाइफ जैकेट के जरिए कांवड़ियों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। रुड़की में गंग नहर में नहा रहे एक कांवड़िए की जान खतरे में पड़ गई, वो डूबने लगा। जल पुलिस गंग नहर के पास तैनात थी।
डूबते कांवड़िए पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसे सकुशल बचा लिया गया। बांदा में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच मवेशी चराने गए 3 चरवाहे टापू पर फंस गए। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तीनों नदी के बीच एक ऊंचे टीले पर फंस गए। सूचना के बाद प्रशासन की मदद से रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। झांसी समेत बुंदेलखंड के सभी जिलों में अब बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। झांसी में मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र में धसन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के बाद कई जगह बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। कई इलाकों में संपर्क टूट गया है। हरदोई में देर शाम को हुई बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। नालियों का गंदा पानी घरों तक घुस गया। नगर पालिका की पोल खुल गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते अलर्ट है। बांध सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोले गए। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। झांसी रोड, ललितपुर रोड और छतरपुर रोड बंद हो गया। कई जगहों पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। छतरपुर में नदी में आई बाढ़ के बीच 5 लोग फंस गए। एक पेड़ की मदद से खुद को तेज बहाव में बहने से रोका। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सभी 5 लोगों की जान बचाई।